था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि किस तरह से वाइमर रिपब्लिक ने वो वर्साई की संधि साइन की थी और किस तरह से जर्मनी के लोग उसको दोषी मान रहे थे, और साथ ही हमने वर्साई की संधि के बारे में जाना और उसमें ये भी जाना कि उसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे वाइमर रिपब्लिक में। वर्साई का जो ट्रीटी हुआ था, पीस ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसमें क्या क्या चीज हुआ था, जर्मनी को किस तरह से बाउंड किया गया था, किस तरह से उसकी सेनाएं खत्म कर दी गई थी, कितना जुर्माना लगाया गया था, ये सारा चीज हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट एक बात और कि हम वीडियो तो बनाते हैं, जितना मेहनत पहले लगता था उतना अभी भी लगता है, और ये आपके बेहतरी के लिए, आपके प्रयास के लिए, आपका पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुख तब होता है कि जब नंबर ऑफ व्यू जो है, जो स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, तो वो 2 या 3 होता है। तो इस तरह से कि क्यों, मतलब कि काहे के लिए फिर इतना मेहनत किया जाए और क्यों वीडियो हम रोज बनाएं और आपको प्रोवाइड करें, और आपको इतना भी टाइम नहीं है कि उसको देखें और उसको समझने का कोशिश करें। अभी दुनिया इसी तरह चलने वाला है, कब ठीक होगा ये भी पता नहीं है, और आपको अगर पढ़ाई करना है तो इसके साथ कंटिन्यू रहना होगा, इसमें ध्यान देना होगा, रुचि लेना होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। समय रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता है। इस तरह से टाइम निकलते जाएगा और बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो वीडियो डाल रहे हैं, जो पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, उसे देखिए, समझिए, और जहां भी दिक्कत होता है उसको पूछिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वर्साई की संधि का, कि किस तरह से वर्साई की जो संधि हुई थी जर्मनी के साथ, मित्र राष्ट्रों ने जो किया था, एलाइज पावर ने जो किया था, किस तरह से जर्मनी को एकदम भौगोलिक यानी कि सिर्फ ज्योग्राफिकल सिंबल रहने दिया था, बाकी सारा चीज उसका खत्म कर दिया था, और उसी का परिणाम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आज जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं कि जो युद्ध, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ है ना, उसका क्या इफेक्ट पड़ा जर्मनी पर और बाकी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखते हैं कि बहुत ही डिवास्टिंग, भयानक प्रभाव पड़ा। इस तरह का डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा, साइकोलॉजिकली भी यानी कि मानसिक रूप से भी, और फिनेंशियली भी, आर्थिक रूप से भी, दोनों तरह से यूरोप और खास करके जर्मनी एकदम टूट गया था। क्योंकि युद्ध जो होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च होता है, पैसा पानी की तरह बहने लगता है, सारा रिसोर्स, सारा काम बंद होकर युद्ध में लग जाता है, सारा पैसा उधर झोंक दिया जाता है, और यह तब एहसास होता है जब युद्ध समाप्त होता है ना। तो किसी भी मामले, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं होना चाहिए, वो लास्ट में होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन इसको रखना चाहिए, है ना। और यूरोप में क्या हुआ, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा कि ये कंटिनेंट जो है वो क्रेडिटर से कंटिनेंट ऑफ डेबिटर्स हो गया। यानी कि ये यूरोप में उस समय इतना, युद्ध के पहले इतना पैसा था, इतना धन था, ये दुनिया के देशों को लोन देता था। लेकिन अभी यूरोप की क्या स्थिति हो गई युद्ध के बाद कि ये दुनिया भर से कर्ज लेने लगा, है ना। कर्ज देने वाले से कर्ज लेने वाला कंटिनेंट बन गया। बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ा था। उसके बाद यह है वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स सपोर्टर्स फेस प्रॉब्लम। जो वाइमर रिपब्लिक के लोग थे, खास करके जर्मनी में वाइमर रिपब्लिक के जो लोग थे, वो लोगों के इजी टारगेट होते थे, शिकार, उस पर अटैक कर दिया जाता था, उसे मारा पीटा जाता था, क्योंकि ऐसा मानते थे जर्मनी के लोग कि वाइमर रिपब्लिक की वजह से हमारी ये दुर्गति हो रही है। उसे यहाँ तक कि मॉकिंगली नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था। नवंबर क्रिमिनल क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये जो वाइमर रिपब्लिक जो ट्रीटी साइन हुआ था वो नवंबर में हुआ था, और वहाँ पे लोग, जर्मनी के लोग मानते थे कि नवंबर में ही इसने जर्मनी का कत्ल कर दिया। किसने? वाइमर रिपब्लिक ने। उसको इतना शर्मनाक संधि पर साइन नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए से नवंबर क्रिमिनल कहकर पुकारते थे। और
वाइमर रिपब्लिक के जितने भी सपोर्टर्स थे, सपोर्टर मतलब कि वाइमर रिपब्लिक तो एक पार्लियामेंट है, वो तो कहीं जाएगा नहीं ना, वो तो एक बिल्डिंग है, वो एक जगह रहता है। उसके जो सपोर्टर्स थे, उसमें जो काम करने वाले लोग थे, उसके मेंबर थे, उस पर लोग अटैक करते थे, उसके ऊपर कमेंट करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार डीप इम्प्रिंट्स ऑन यूरोपियन सोसाइटी, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार का यूरोपियन सोसाइटी पर। पूरी तरह से वो कंगाल हो गए थे, बेरोजगारी हो गई थी, विकलांग लोगों की संख्या बढ़ गई थी, यानी कि हर तरह से वो परेशान हो गया था। अब है कि जर्मनी जैसे देश में ये स्थिति हो गई थी कि सब लोग, पब्लिक भी बदला लेना चाहते थे। हर आदमी, जर्मनी का हर व्यक्ति बदला लेने की बात करते थे। ट्रेंच लाइक ग्लोरीफाइड, आपको बताते हैं कि ट्रेंच होता क्या है। जहाँ युद्ध भूमि होता है ना, जैसे कि बैटलफील्ड जो होता है, तो वहां पर इस तरह से जमीन पे गड्ढा किया जाता है, जैसे कि ये 2 मीटर का गड्ढा हो गया है ना, 2 मीटर का ये गड्ढा है। कोई भी सैनिक इसमें यहाँ पे खड़ा रहता है, इस तरह से सैनिक यहाँ खड़ा रहा, और ये क्या करता है कि जब किसी पर अटैक करना होता है तो ये यहाँ पे खड़ा हो जाता है, और यहाँ से आगे में बैग वगैरह रहता है, वो बालू से भरा हुआ, इसके कोट में वो रहकर गोली चलाता है, बाहर कोई इनेमी है अगर इधर पे। तो ये ट्रेंच लाइफ जो है, सैनिक का मैक्सिमम टाइम इसी ट्रेंच में बीत जाता था, और जिसकी वजह से इसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसे इतने छोटे से जगह में रहना पड़ता था, भोजन का सप्लाई ठीक से नहीं होता था, सोने का जगह नहीं होता था, चूहे वगैरह परेशान करते थे। लेकिन फिर भी ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई किया जाता था कि ट्रेंच का लाइफ जो है सबसे अच्छा है, क्योंकि जो देश के लिए जो भी लोग काम कर रहे थे, वो सब सिविलियन यानी नागरिक से ज्यादा महत्व रखने लगे थे। हाउएवर ये वही बताए कि ट्रेंच के लाइफ को ग्लोरीफाइड किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी, यानी कि यहाँ जीवन बहुत कठिनाई भरा था। फिर भी लोग कहते थे कि ट्रेंच का जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छा है। मैन के बारे में ये विचार रखे जाने लगा कि मैन को कैसा होना चाहिए, इसको हमेशा एग्रेसिव होना चाहिए, गुस्सैल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, और मर्दाना गुण वाला होना चाहिए। उसमें लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह करने की क्षमता होना चाहिए, ताकि ऐसा लोग होगा तभी तो वो सेना में भर्ती हो पाएंगे। यानी कि एटमॉस्फेयर पूरा जर्मनी का ऐसा बन रहा था कि हर लोग सेना में बहाल होना चाहते थे और देश के अपमान का बदला लेना चाहते थे। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड सेंटर स्टेज, हमेशा राष्ट्रीय सम्मान की बात कहा जाता था, इसके अलावा कोई बात नहीं सुना जाता था। युद्ध की प्रचार की घोषणाएं, मतलब कि प्रोपेगेंडा चलाया जाता था, इसी पर बात किया जाता था। तो सारे जगह पूरे देश में युद्ध का माहौल बन रहा था, बन गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की स्थिति है जर्मनी की। डेमोक्रेसी बिकम ए यंग एंड फ्रेजिल आइडिया, और इस समय कोई भी अगर डेमोक्रेसी की बात करता था तो लोगों को गुस्सा आता था, क्योंकि डेमोक्रेसी एक बेकार आइडिया था। कि ऐसे समय में अगर कोई कहता कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है तो लोगों को गुस्सा आता था, क्योंकि डेमोक्रेसी से ये युद्ध का बदला नहीं लिया जा सकता था। सपोर्ट फॉर कंजर्वेशन ग्रू, और इस तरह से जब डेमोक्रेट्स को सपोर्ट नहीं मिलने लगा तो डिक्टेटर वगैरह जो जैसे लोग, हिटलर जैसे लोग को काफी मौका मिला ऊपर उठने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि हिटलर वाज नॉट बोर्न, ही वाज मेड, उसको बनाया गया था। देश का डिमांड ऐसा हो गया था, हिटलर जैसे व्यक्ति को लोग पसंद करने लगे थे, और उनको आशा जगी गई थी कि हिटलर ही कुछ कर सकता है, देश का अपमान का बदला ले सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, और खास करके यूरोप और जर्मनी, किस तरह से वहां पर टर्मोइल चल रहा था, किस तरह से लोग जो है वो, लोगों की सोच बदल गई थी, वो युद्ध को ही सर्वोपरि मान रहे थे और देश का सम्मान वापस लाने की बात कर रहे थे।
तो इस तरह से हमने ये सारा टॉपिक समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट वो होगा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, कि राजनीतिक रूप से भी किस तरह से माइंड सेट चेंज हो रहा था और ये लोग भी युद्ध के पक्षधर होते जा रहे थे। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, आप इसे बुक में भी देखना, समझना, और जहां दिक्कत हो वो पूछना, लेकिन नंबर ऑफ व्यूज बढ़ना चाहिए। अगर वो कम हुआ, ठीक है, तो फिर वीडियो नहीं जाएगा। जब आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।